विधायक जी जो राकेश कुमार रोशन हैं वो कितना संपत्ति बना लिया भाई कि ऐसा नैरेटिव सेट हो गया और लोगों के मन में ऐसा मतलब की बात कहा गया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि विधायक जी 3 करोड़ के मालिक थे और 15 करोड़ के मालिक हो गए 5 सालों में। आप पूर्व विधायक के बेटा रह चुके हैं। अरे राकेश जी भी तो पूर्व विधायक के बेटा हैं, पिछला बार क्यों चुनाव जीते थे? राकेश जी जाते थे और बोलते थे कि हम कृष्णवल्लभ यादव के बेटा हैं, हमको वोट दीजिए, हम भी विकास करेंगे। 72,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? कौन घोटाला किया? सीएजी का रिपोर्ट कह रहा है। कौन घोटाला किया? 72,000 रुपए करोड़ का तो कोई पता पता नहीं है। कौन किया? नीतीश जी की सरकार ने, नीति आयोग। नीतीश जी ने, नीतीश जी की सरकार ने। तो मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा हाँ, देखिए मुख्यमंत्री को ना बोल दिया ना कि मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं तो उन्होंने घोटाला करवाया है। आप मानते हैं इस बात को? निश्चित रूप से मानते हैं ना। तो तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी तेजस्वी जी कैसे दिए भाई, मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे? तो हमने आज एक और मजाकिया बात सामने आ रहा है। एक कोई आ रहे हैं अभी पप्पू खान। अच्छा, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन ही पहले तेजस्वी यादव जी अपने मंच से बोलते हैं कि जो वक्फ बिल था अगर हमारी सरकार बनती है तो उसको फाड़ करके फेंक देंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संविधान इजाज़त देती है इसकी? पूरे की पूरी आवाम सचेत हो गई है और आप जैसे वोट बेचवा गैंग से बिहार का मुसलमान और इस्लामपुर का मुसलमान बाखूबी इस बात को जानता है और बाखूबी अवेयर है कि अपनी ज़मीर का समझौता मुसलमान नहीं करेगा इस्लामपुर के अंदर। अपनी नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे बगल में बैठे हुए हैं आरजेडी के प्रवक्ता सहान परवेज जी। हम इनसे वार्तालाप करेंगे इस्लामपुर के चुनावी समीकरण के ऊपर। इस्लामपुर के जो वर्तमान विधायक हैं राकेश कुमार रोशन, उनके ऊपर समाचार पत्रों में और इनके विपक्षियों के द्वारा ऐसा नैरेटिव सेट किया गया और दुष्प्रचार किया गया कि वो अपना जो संपत्ति है पिछले 5 वर्षों में 5-6 गुना बढ़ा लिए। मतलब कि आज से 3 वर्ष पहले अगर उनके पास 5 रुपया था तो अभी वो 15 रुपये के मालिक हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और इस्लामपुर का जो चुनावी समीकरण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन इस्लामपुर में मजबूत है। अभी राकेश कुमार रोशन जी एक पोस्ट किए हैं, उसी को पढ़ते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। प्रिय इस्लामपुर वासियों, समर्थकों एवं शुभचिंतकों, हाल में ही दैनिक भास्कर के माध्यम से मेरे संबंध में एक भ्रामक और असत्य समाचार प्रकाशित किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि मैंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अनुचित तरीके से धन अर्जित किया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह समाचार पूरी तरीके से निराधार, भ्रामक और साजिश के तहत प्रकाशित किया गया था, जिसका उद्देश्य केवल और केवल मेरी सार्वजनिक छवि को धूमिल करना था। जब मैंने इस प्रकरण पर कानूनी कार्रवाई की बात कही और दैनिक भास्कर को विधिक नोटिस भेजने की तैयारी की, तब संबंधित प्रतिनिधियों ने स्वयं स्वीकार किया कि यह मानवीय भूल थी। उन्होंने फ़ोन पर माफ़ी भी मांगी है और अपने पोर्टल से पुरानी खबर को हटा दी है और संशोधित खबर को प्रकाशित किया है, जिसका लिंक को आप क्लिक करके देख सकते हैं और उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग भी उसको जा करके पढ़िएगा और समझिएगा कि पहले का खबर क्या था, लोगों के द्वारा क्या बताया जा रहा था और सच्चाई क्या है। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सहान जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखिए, बिहार का चुनाव हम लोगों के सर पर है और बिहार सरकार अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार से भ्रामक खबरों को फैलाने का काम कर रहा है मीडिया के माध्यम से, तो मैं आह्वान करता हूं आपके द्वारा और कि सभी मीडिया को ऐसे भ्रामक खबर से बचने की आवश्यकता है और जो सच्चाई है उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और केवल सच्चाई को ही आप लोग दिखाने का काम कीजिए। किसी की छवि को खराब करने से करके चुनाव आप जीत सकते हैं मगर लंबे समय तक शासन में नहीं रह सकते हैं। ये बात कम से कम जनता दल यूनाइटेड के लोगों को और एनडीए के लोगों को समझ में आना चाहिए। अच्छा, विधायक जी जो राकेश कुमार रोशन हैं वो कितना संपत्ति बना लिया भाई कि ऐसा नैरेटिव सेट हो गया और लोगों के मन में ऐसा मतलब की बात कहा गया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि विधायक जी 3 करोड़ के मालिक थे और 15 करोड़ के मालिक हो गए 5 सालों में। नहीं, जैसा कि लोगों को भी पता है कि सार्वजनिक किया जाता है सारी संपत्ति को, 3.5 करोड़ करीब
3.5 करोड़ की संपत्ति उन्होंने 2020 चुनाव के एफिडेविट में दिया था। और आज उसी संपत्ति का मूल्यांकन जब कीजिएगा आप, तो कुछ संपत्ति में वृद्धि होती है, उसका रेशियो बढ़ता है, उसका दर बढ़ता है, उसका इंडेक्स बढ़ता है। उस दर और इंडेक्स को देखेंगे जब आप, तो उसका करीब करीब आज वैल्यू 5 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो उस प्रकार से कोई बहुत अधिक आकस्मिक वृद्धि नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है इसमें। एक नॉर्मल सा बात है। 3.5 करोड़ से 5 साल के बाद 5.5 करोड़ के आसपास की आज भी है। मगर जो चर्चा हो रही थी वो 14 करोड़ की हो रही थी। 14 करोड़ के अलावा यहाँ घर, वहाँ घर, वहाँ घर, उसके ऊपर हम लोगों ने आपत्ति दर्ज करने का काम किया। और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित चैनल के संपादकों ने इस प्रकार का भूल किया, गलती किया, जिस पर बाद में उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि हम लोगों से गलती हुई और पुराने लिंक को हटा दिया गया है और उसने संशोधित खबर को फिर दोबारा प्रकाशित किया है। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप भी जब अपने चैनल पर वीडियो डालेंगे तो उस लिंक को उठाकर डाल देंगे, ताकि सच्चाई सामने आ सके लोगों के बीच में। और मैं सलाह देता हूं जनता दल यूनाइटेड के लोगों को, नेताओं को और एनडीए के लोगों को कि कम से कम जब चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो आप ईमानदारी से चुनाव लड़िए। जीत हार जनता के हाथ में है, जनता को तय करने दीजिए। भ्रम की स्थिति और भ्रामक स्थिति पैदा मत कर दीजिए। चंद मीडिया को कुछ पैसा देकर कुछ भी किसी के ऊपर आरोप और लालछन लगाकर चुनाव मत लड़िए। चुनाव सच्चाई पे लड़िए, अडिग रह के लड़िए। और आपकी पार्टी आज इतनी खोखली हो गई है, जनता दल यूनाइटेड आज इतनी खोखली हो गई है कि उसको इस प्रकार के हथगंडे अपनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। आज जनता दल यूनाइटेड इतनी खोखली हो गई है अमित जी कि 2025 के लिए जनता दल यूनाइटेड में कैंडिडेट ही नहीं मिला। जनता दल यूनाइटेड से जो कैंडिडेट आए हैं वो जनता दल यूनाइटेड के मेंबर भी नहीं रहे कभी। जनता दल यूनाइटेड को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। जनता दल यूनाइटेड ने इंपोर्टेड कैंडिडेट देने का काम किया, जो जनता दल यूनाइटेड का कभी प्राइमरी मेंबर ही नहीं रहा है। अब समझिए कि किस तरह से ये चल रहा है। और जनता दल यूनाइटेड कहती है लोकतंत्र की बात, लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देते हैं। नीतीश कुमार जी आकर हिलसा में और एक अंगर में लोकतंत्र की बात कर रहे थे, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, परिवारवाद का खंडन की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार जी, आपकी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। आप एक राजा की भूमिका में आ चुके हैं और आप जो फैसला लेते हैं उस फैसले का विरोध करने का दम और सलाहियत, कुव्वत आपके किसी कार्यकर्ताओं में नहीं है। और ये बात का प्रमाण है कि जब आपने एक पैराशूट कैंडिडेट यहाँ उतार के दिया तो आपके 40-40 साल से झोला ढोने वाले कार्यकर्ताओं को भी आपने उसकी आवाज़ को दबा देने का काम किया। और इस चुनाव में उस सभी चीज़ों का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। और तो और आज एक और मजाकिया बात सामने आ रहा है। एक कोई आ रहे हैं अभी पप्पू खान। जनता दल यूनाइटेड को ना अपना कैंडिडेट मिला और ना उसको प्रचार करने के लिए उसके पास आदमी मिल रहा है। वो हमारे पार्टी के एक्सपेल्ड लोगों से उसको स्टार प्रचारक बनाकर, जिसको हमने जूता का माला पहनाकर बाहर किया, उसको वो फूल का माला पहनाकर यहाँ चुनाव प्रचार करा रहे इस्लामपुर में। और वो इस्लामपुर की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। कल 5 दिन पहले तक आप उसी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार थे। पार्टी ने आपकी सलाहियत को चेक कर लिया, पार्टी ने आपकी कुव्वत को चेक किया और पार्टी ने ये तय पाया कि आपकी लोकप्रियता पब्लिक में नहीं है और आपको टिकट देने का काम नहीं किया, तो आपने पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम किया। और एक दिन में पप्पू खान की वो व्यक्तित्व है कि एक दिन में 3 पार्टी बदले हैं। राष्ट्रीय जनता दल में सुबह तक थे, शाम में कांग्रेस में चले गए, रात होते होते एमआईएम में चले गए और 2 दिन के बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी के सुनील जी के लिए बात करने लगे, जनता दल यूनाइटेड की बात करने लगे। 3 पार्टी बदलने के बाद भी चैन नहीं मिला, तो अब गठबंधन ने बदल देने का काम किया। और पप्पू जी, आपको अगर जनता दल यूनाइटेड आपको इतना सीरियस ले रही है, आप इतने बड़े स्टार प्रचारक हैं, कल एकंगर सराय में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, कल कई और जगहों पे नालंदा में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। 7 विधानसभा में आपको स्टार प्रचारक बनाकर मंच पे कम से कम लेके आना चाहिए था।
तो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में तो आपको किसी ने पूछा नहीं। मुख्यमंत्री जी चले गए तो 4 आदमी लेके आप जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। वो आपका ये व्यक्तित्व बच गया है। अब पूरे की पूरी आवाम सचेत हो गई है और आप जैसे वोट बेचवा गैंग से बिहार का मुसलमान और इस्लामपुर का मुसलमान बाखूबी इस बात को जानता है और बाखूबी अवेयर है कि अपनी ज़मीर का समझौता मुसलमान नहीं करेगा। इस्लामपुर के अंदर अपनी ज़मीर का समझौता मुसलमान बिहार के अंदर नहीं करेगा। और जिस मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस सरकार ने लगातार कानूनी दांव-पेच खेला, उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया, उस सरकार के ख़िलाफ़ चंद मुसलमान के वोट बेचवा लोग आज उस सरकार के ख़िलाफ़ उस सरकार के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। इससे मुस्लिम समुदाय पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन ही पहले तेजस्वी यादव जी अपने मंच से बोलते हैं कि जो वक्फ बिल था, अगर हमारी सरकार बनती है तो उसको फाड़ करके फेंक देंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संविधान इजाज़त देती है इसकी? निश्चित रूप से ये संवैधानिक तरीका है, क्योंकि कोई भी सरकार आएगी और किसी भी सरकार के पहले की बनी हुई सरकार कि कुछ भी गलत था, पहले तो आपको समझना पड़ेगा अमित जी कि वक्फ बिल असंवैधानिक है। ये सरकार के द्वारा थोपा गया बिल है। पास हो गया ना? ये पास कैसे हुआ? पास हुआ कि नहीं? पास आपने किया और आपने पास नहीं किया। आप किसी भी फंडामेंटल राइट को बदलने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। किसी भी बहुमत की सरकार को फंडामेंटल राइट का हनन करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 17, 15 को फंडामेंटल राइट्स हैं। उस फंडामेंटल राइट्स के अधिकार का हनन करने का किसी भी बहुमत पे चुनी हुई सरकार को नहीं है। और फंडामेंटल राइट ये है कि राइट टू रिलीजन आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू रिलीजन हमारा, आपका सबका, सबके धर्म के मामले में सरकार कुछ नहीं बोल सकती है और सरकार कोई कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन करके नहीं ला सकती है। और सरकार ने ज़बरदस्ती फंडामेंटल राइट का वायलेशन करके इस बिल को लाने का काम किया, थोपने का काम किया। और निश्चित रूप से हमारी सरकार जब आएगी तो इस असंवैधानिक बिल को हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, उसको बदलने का काम करेंगे। इस बिल को हम लोग डस्टबिन में डालने का काम करेंगे। इस्लामपुर में आपके विधायक जी कितना मजबूत हैं? जीत रहे हैं चुनाव कि कहीं पे कोई गड़बड़ी है? क्योंकि नामांकन के दिन विधायक जी बोल रहे थे अपने मंचों से कि हमसे अगर कोई गलती हुई होगी तो हम लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं और जो भूल चूक हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो जो भूल चूक हुई थी वो कितना हद तक सुधरा है शान भाई? नहीं, ये तो एक मामला है। आप अपना चरित्र दिखा रहे हैं, आप अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हैं कि अगर किसी को कोई मन में ठेस पहुंचा हो, इंसान है, कोई ना कोई बातें होती है, कुछ गलती भी हो सकती है। एक आदमी दूध का धूला नहीं हो सकता है, जाने अनजाने में किसी के वाहत भी हो सकता है, किसी के मन में ठेस हो सकती है। तो उन चीज़ों के लिए उन्होंने कहा ये उनका बड़प्पन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और इस्लामपुर की जनता को बता देना चाहता हूँ खास तौर से, ये विधायक वही विधायक हैं राकेश रोशन, जिसने विपक्ष में रहते हुए 650-700 योजना को धरती पर लिया है। और 650-700 योजना को लाने के लिए सरकार में रहे हुए विधायक को छोड़ दीजिए, मैं किसी मंत्री को चुनौती देता हूं कि आप मंत्री का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए। आप जिस भी मंत्री का कार्यकाल उठाकर देखना चाहते हैं, चाहे आप बीजेपी के मंत्री का कार्यकाल उठाकर देखना चाहते हैं, आप जेडीयू के मंत्री का कार्यकाल उठाकर देखना चाहते हैं, और पास में यहीं हमारे मंत्री हैं सरवन जी के कार्यकाल को उठाकर देख लीजिए। लगातार 20 साल से जीतते हुए आ रहे हैं। उनका लास्ट 5 साल का टेन्योर आप उठाकर देखेंगे तो 750 योजना उनके क्षेत्र में भी नहीं। मतलब कि राकेश रोशन मजबूत है, बहुत मजबूत हैं, जीतेंगे, बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती से जीत रहे हैं। कितना वोट से जीत रहे हैं? पिछले बार भी आप बोले थे बेलागंज के बारे में। हमने तो बहुत कुछ बोला है। हाँ। हमने तो बहुत कुछ बोला है। हमने कहा है कि जिस चीज़ को आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? इस लोकतंत्र में चुनाव क्यों होता है? इस लोकतंत्र में चुनाव इसलिए होता है कि किसी एक मजबूत लोग को, एक मजबूत व्यक्ति को सरकार का दायित्व दिया जाए, सरकार की कुंजी दी जाए, और चूंकि जनता का काम हो सके, जनता का विकास हो सके। जो आदमी विकास कर रहा है, मजबूती से काम कर रहा है, विपक्ष में रहते हुए 700 योजना को क्रियान्वयन करवा रहा है, उस व्यक्ति का किस बात पर आप विरोध करना चाहते हैं? क्या केवल जात के नाम पर विरोध करना चाहते हैं? पिछले बार जीते थे ना भाई, इस्लामपुर से ना जीते थे। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को विरोध करना का अधिक जो कर रहे हैं, वो किस बात का विरोध कर रहे हैं? इस लोकतंत्र कौन विरोध कर रहा भाई राकेश रोशन का?
भाई जो विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हाँ जो आदमी के खिलाफ आप चुनाव लड़के नहीं जीत पाएंगे, उसके खिलाफ आप नैरेटिव सेट करके चुनाव जीत पाएंगे। और देखिए इस्लामपुर की विडंबना, आपने ऐसे आदमी के पीछे झंडा ढो रहे हैं लोग जिनको इस्लामपुर का 4 गांव का नाम नहीं पता है। 40 गांव का नाम बताने के लिए तैयार है रोहेल जी। हम तो चुनौती दे रहे हैं कि सामना सामनी हो जाए किसी दिन। करवा दें। हाँ, सामना सामनी हो जाए किसी दिन। हाँ हमारी बहुत अच्छी संबंध उनसे भी है। हाँ और सामना सामनी हो जाए, और 40 गांव का नाम छोड़िए, आप 4 गांव का रास्ता बता दीजिए, 4 गांव के 40 आदमी का नाम आप बता दीजिए, और आप फोटो दिखा दीजिए कि उन 40 आदमी से आपका कोई तालमेल है। बात मत समझिए, बात मत बनाइए। बात ये बनाइए कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप पैसे वाले हैं, आप पूर्व विधायक के बेटा रह चुके हैं। अरे राकेश जी भी तो पूर्व विधायक के बेटा हैं, पिछला बार क्यों चुनाव जीते थे? राकेश जी जाते थे और बोलते थे कि हम कृष्णवल्लभ यादव के बेटा हैं, हमको वोट दीजिए, हम भी विकास करेंगे। आप कितना साल से पत्रकारिता कर रहे हैं? 5 साल से पत्रकारिता करें, जितना मेरी समझ है वही हम आपसे बात कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में रोहेल रंजन को आप देखे थे कभी? नहीं उसके पहले के चुनाव में कभी देखे? नहीं। आप रोहेल रंजन जी को कब से देखते हैं? भाई 2 साल से, मैक्सिमम 2 साल से, भाई 1.5 साल से वो एक्टिव क्यों देख रहे हैं आप? क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है इसलिए देख रहे हैं। कभी आप जानते थे कि रोहेल रंजन जी कोई भी इस्लामपुर के एकंगर के इस विधानसभा के कोई आदमी है? नहीं। जानते थे कभी? सच्चाई है, कोई नहीं जानता था। तो जब नहीं जानता था तो आज सवाल क्यों नहीं होना चाहिए उनसे? कोई आपसे संबंध है व्यक्तिगत? लेकिन ये भी सच्चाई है सहन भाई कि अभी रोहेल रंजन के पीछे युवाओं का एक अच्छा टोली है, इसको कैसे भेदिएगा आप? क्यों क्यों क्या कीर्तिमान उन्होंने गढ़ा है? कोई उपलब्धि बता दीजिए युवाओं के लिए, कोई संघर्ष बता दीजिए युवाओं के लिए। इस सरकार ने जब युवाओं पे लाठियां बरसाई रोजगार के नाम पे, कहाँ थे रोहेल जी? कहाँ थे रोहेल जी? कहाँ गई थी रोहेल जी की संवेदना? आज लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। क्या आपने सरकार के मुख्यमंत्री, आपके बहुत चहीते मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कभी आपने मुख्यमंत्री महोदय को फोन करके बोला कि इस्लामपुर की जनता को और इस्लामपुर के नौजवानों को रोजगार से के बदले लाठियां मारी जा रही है? क्या आपने कभी सरकार को कुछ चिट्ठी लिखी? क्या आपने कोई संघर्ष किया, कोई आंदोलन किया? किस बात पे युवा आपसे जुड़ेगा? आप आज हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी लगातार युवाओं को संबोधित करके कह रहे हैं, आज उन्होंने कह दिया कि पुरानी पेंशन नीति लागू होगी। केवल रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों को रोजगार मिल चुका है उसको भी मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ये सरकार न पुरानी पेंशन नीति लागू कर पाई, न नए लोगों को रोजगार देने में सक्षम रह पाई, ये सरकार न महंगाई रोक पाई। अब ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अमित जी, आप इस बिहार के बाहर निकलिएगा तो आपको सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री जब लिखा जाएगा पूरे इतिहास में, तो उसमें नीतीश कुमार जी का नाम आएगा। 72,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? कौन घोटाला किया? सीएजी का रिपोर्ट कह रहा है। कौन घोटाला किया? 72,000 रुपए करोड़ का तो कोई पता नहीं है। कौन किया? नीतीश जी की सरकार ने, नीति आयोग। नीतीश जी की सरकार ने। तो मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा हाँ, देखिए मुख्यमंत्री को ना बोल दिया ना कि मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं तो उन्होंने घोटाला करवाया है। आप मानते हैं इस बात को? निश्चित रूप से मानते हैं ना। तो तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी तेजस्वी जी कैसे दिए भाई? मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे तो हमने एग्जीक्यूशन तो ब्लूप्रिंट तो दिया ही था ना। हमने ब्लूप्रिंट तो दिया ही था ना। हमने ये कहा कि हमने जो ब्लूप्रिंट बनाया सरकार के साथ बैठकर, मुख्यमंत्री के साथ बैठकर, उस ब्लूप्रिंट पर जो काम हुआ उसके अंतर्गत हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। आज हम लोगों ने ब्लूप्रिंट नहीं दिया, हम लोगों से अलग हो गए, तो आपके पास अगर कुछ ब्लूप्रिंट था, कोई रोड मैप था, उसी नौकरी को आप दोहरा देते। हमसे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर आपने युवाओं का भविष्य क्यों बर्बाद किया? क्यों आप युवाओं के भविष्य से खेल रहे हैं? आपके पास ब्लूप्रिंट है, आप दीजिए, देते ना नौकरी। अच्छा सहन, हमने नौकरी दी, हमने ब्लूप्रिंट दिया, उस ब्लूप्रिंट के आधार पे नौकरियां मिली, तो उस पर हमको तो मिलना चाहिए उस पर। सहन भाई, आखिरी सवाल होगा और इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे। तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, यहाँ तक कि आपने भी बहुत सारे मीडिया में ऐसा बोला है, और तेजस्वी जी डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हर एक घर को 1-1 सरकारी नौकरी देंगे। कैसे देंगे यही किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हाउ इट्स पॉसिबल? देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि हम देंगे, ये तो तय हो गया कि हम देंगे, और ये तय हो गया कि ये सरकार नहीं देगी, जो मौजूदा सरकार है वो नहीं देगी। अब मौजूदा सरकार को ब्लूप्रिंट बनाने की जगह पे आरोप लगाने पे लगे हुए हैं, तो हमने ये स्पष्ट कर दिया कि ये हम देंगे। अब आप पूछेगा कि देंगे कैसे, तो हमने सरकार से पूछा कि आप बताइए क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग कितने हैं, जिसको आप संविदा बोलते हैं। संविदा कर्मी क्यों
काम करेगा थर्ड पार्टी के माध्यम से। अमित जी का कैमरामैन क्यों काम कर रहा है थर्ड पार्टी से, जबकि पैसा उसको मिल ही रहा है? वो थर्ड पार्टी को बीच में लाकर हम किसी को नौकरी क्यों देते हैं, और थर्ड पार्टी के माध्यम से नौकरी हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस सरकार की मंशा रही है लगातार कि थर्ड पार्टी से जब आप नौकरी देने का काम करते हैं अमित जी, तो वहाँ जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, जिस रिजर्वेशन का अधिकार संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस अधिकार का हनन हो जाता है और रिजर्वेशन की बात समाप्त हो जाती है। इसलिए ये रिजर्वेशन आरक्षण विरोधी सरकार थर्ड पार्टी के माध्यम से नौकरी देने का काम करती है। तो हम उस थर्ड पार्टी को हटाकर, चूंकि पैसा हम थर्ड बिचौलिया को नहीं देकर हम डायरेक्ट आपको देंगे, तो हमारा आपका एक संबंध स्थापित हो जाएगा, और आप जो बिचौलिए के द्वारा काम कर रहे हैं वो आप सरकार के द्वारा काम करेंगे। वो आंकड़ा करीब 80-85 लाख लोगों का है, और आज करीब हमारे पास 25 लाख जॉब ऑलरेडी है, और 15 लाख 12 लाख वैकेंसीज अभी पड़ी हुई है जो सरकार लाना नहीं चाहती है। तो आप समझ लीजिए कि कितने लोग बच गए जॉब करने से, और कितने लोगों को जॉब मिला और कितने लोगों को जॉब नहीं मिला। तो हमने आपको जो आंकड़ा बता दिया कि 25 लाख अभी, 12 लाख जो नौकरी बची हुई है वो, और 80-85 लाख जो अनऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे आरक्षण नीति लागू करके और डोमिसाइल नीति को लागू करके। आपने डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया, जिसकी वजह से सिर्फ बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर वैकेंसी है, एक तो बिहार में वैकेंसी नहीं है, और जहाँ वैकेंसी है वहाँ सिर्फ बिहार के लोग नहीं है, उस पर भी नियंत्रण करेंगे। मतलब कि पॉसिबल है, सारे बिल्कुल पॉसिबल है। आप नौकरी मिलेगी। आपको क्या लग रहा है नहीं मिल सकती है? बिल्कुल आप बोल रहे हैं, हम उसी को बोल रहे हैं कि नौकरी पॉसिबल है और मिलेगी सब। निश्चित रूप से मिलेगी। बस इस सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा हो रहा था। ये सरकार करना नहीं चाहती थी। कारण यही था कि जितने बड़े रोजगार के अपॉर्चुनिटीज को इन लोगों ने थर्ड पार्टी के माध्यम से सरकार को दे रखा था। क्योंकि सरकार रिजर्वेशन का विरोध करना चाहती है, सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहती है, इसलिए इसने बिचौलिया के माध्यम से नौकरी देने का काम किया। गवर्नमेंट के पास आज भी नौकरी है, वैकेंसीज है। इस नैरेटिव से हमको और आपको बचने की ज़रूरत है कि सरकार नौकरी नहीं दे सकती थी। सरकार नौकरी दे सकती थी, उस नौकरी को केवल नहीं दिया गया क्योंकि इस सरकार की मंशा नहीं थी। चलिए, सहान भाई हैं जो कि हर एक सवालों पे बहुत ही प्रमुखता से अपनी बातों को रखा है, और ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग अडित हैं और नौकरी देंगे। बाकी देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख को किसकी सरकार बनती है, और सरकार बनती है तो युवाओं को नौकरी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।